हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका एक और नए सेशन के अंदर। तो बच्चों कंटिन्यू करेंगे अपने इकोनॉमिक्स के प्रैक्टिस क्वेश्चंस को। तो आज हम स्टार्ट करने वाले क्वेश्चन नंबर 21 के साथ। तो बिना टाइम वेस्ट करे स्टार्ट करते हैं अपने आज के सेशन को। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 21 क्या दे रखा है, जरा रीड करेंगे। इंडिया फेसेस एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट even though the number of educated individuals ready for jobs have increased, they are unemployed. इंडिया के अंदर जो एजुकेटेड एम्प्लॉयमेंट है वो बहुत ज्यादा बढ़ रहा है। वैसे तो हमारे यहाँ तो नंबर ऑफ जो एजुकेटेड इंडिविजुअल्स है वो इंक्रीज हो रहे हैं, लेकिन वो अभी भी अनएम्प्लॉयड हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट लाइकली रीजन फॉर दिस? एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट का मोस्ट लाइकली रीजन क्या हो सकता है ए बी सी डी के बीच में से? चलो डिस्कस कर लेते हैं। ए ऑप्शन क्या दे रखा है, द सप्लाई ऑफ लेबर इज मच हायर देन डिमांड। बी, इन्वेस्टमेंट इन हेल्थ हैव नॉट टेकन प्लेस प्रोपोर्शनली। Although more students are enrolled in schools, there is a high dropout rate. Reverse migration has not been accompanied by alternative employment opportunities. तो आपको ये बताना है इन चारों ऑप्शंस में से कौन से मेजर रीजन की वजह से एजुकेटेड एम्प्लॉयमेंट ज्यादा बढ़ रहा है। कि सप्लाई ज्यादा है डिमांड के मुकाबले, दूसरा हेल्थ पे ज्यादा इन्वेस्टमेंट उन्होंने किया नहीं, तीसरा स्कूल में वैसे एनरोलमेंट तो ज्यादा होता है लेकिन लोग ड्रॉप आउट ज्यादा कर लेते हैं, या फिर बाहर से लोग इंडिया में आके काम तो कर रहे हैं बट उनके लिए ऑल्टरनेटिव एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड नहीं हो रही। तो आपको बताना है मोस्ट लाइकली रीजन क्या हो सकता है। तो चलिए बच्चों डिस्कस कर लेते हैं। इसका जो करेक्ट आंसर है बच्चों ऑप्शन नंबर ए, द सप्लाई ऑफ लेबर इज मच हायर देन द डिमांड। हमारे यहाँ जो सप्लाई है लेबर की, एजुकेटेड लोगों की, वो ज्यादा है इन कंपैरिजन टू द डिमांड। ठीक है, इन्वेस्टमेंट इन हेल्थ ऐसी कोई बात नहीं है। ठीक है, और स्टूडेंट बहुत ज्यादा स्कूल में एनरोल होते हैं लेकिन ड्रॉप आउट कर लेते हैं। बच्चों यहाँ पर ऊपर बात हो रही है एजुकेटेड एम्प्लॉयमेंट की, अनएजुकेटेड एम्प्लॉयमेंट की बात नहीं हो रही कि ड्रॉप आउट कर लिया। और लास्ट, बाहर से लोग आ रहे हैं पढ़ाई और काम करने के लिए बट एम्प्लॉयमेंट नहीं मिल रहा, ऐसा तो बहुत ही रेयर होता, बल्कि इंडिया से लोग बाहर जाते हैं काम करने के लिए। ऑप्शन नंबर ए विल बी द करेक्ट आंसर। अब बच्चों बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 22 की, जरा रीड करेंगे क्या दे रखा है। Which of the following statement correctly represents action taken by the government towards liberalization? आपको ये बताना है PQRS में से लिबरलाइजेशन के प्रति गवर्नमेंट के करेक्ट स्टेप्स क्या थे। ऑप्शन नंबर पी, levying high tariffs to and discourage imports and promoting the consumption of domestic goods and services. Devaluation of rupees to encourage inflow of foreign exchange. Allowing for private banks to make decisions independent of RBI restrictions. Fixing prices of certain industrial goods in order to support increased consumption of these goods to boost the manufacturing industry. आपको ये बताना है PQRS में से कौन से ऐसे दो हैं जो कि लिबरलाइजेशन के प्रति करेक्ट स्टेप्स बता रहे हैं गवर्नमेंट के। पहला, टैक्सेस को बहुत ज्यादा बढ़ा दिया था जिससे हम इंपोर्ट कम करें और डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज को प्रमोट कर पाए। दूसरा, हमने रुपये को डिवैल्यू किया था जिससे इन्वेस्टमेंट हमारे पास आ पाए। तीसरा, हमने प्राइवेट बैंक्स को इंडिपेंडेंट डिसीजन लेने के लिए अलाउ कर दिया था, जबकि आरबीआई थोड़ी बहुत रिस्ट्रिक्शन लगा था, हमने कहा नहीं आप अपने इंडिपेंडेंट डिसीजन ले सकते हो। या फिर डी, हमने कुछ गुड्स की जो प्राइस है वो फिक्स कर दिए थे जिससे उनका हम कंजम्पशन बढ़ा सकें। तो बताइए पी क्यू आर एस में से कौन सा हमारे दो ऑप्शन सही है, पी एंड क्यू, पी एंड आर, क्यू एंड आर या फिर क्यू एंड एस। तो चलिए बच्चों डिस्कस कर लेते हैं। बच्चों हाई टैरिफ नहीं लगे थे, टैक्सेस कम कर दिए गए थे जिससे हमारा इंपोर्ट और एक्सपोर्ट ज्यादा हो सके। तो पी ऑप्शन इज नॉट करेक्ट। ठीक है, पी इस ऑप्शन इज नॉट करेक्ट। तो पी नॉट करेक्ट होते ही हमारे ए ऑप्शन और जो हमारा बी ऑप्शन है वो क्या हो गया, एलिमिनेट हो गया। ठीक है, इसके अलावा प्राइजेस फिक्स नहीं करे थे, प्राइजेस मार्केट के हाथों में दे दिए थे। अब मार्केट डिसाइड करेगा कि प्राइजेस क्या होने चाहिए। तो एस बी रॉन्ग आंसर हो गया, मतलब हमारा डी ऑप्शन भी एलिमिनेट हो गया। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा बच्चों हमारा ऑप्शन नंबर सी, क्यू एंड आर। ठीक है, हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, क्यू एंड आर इज द करेक्ट आंसर। मतलब हमारे रुपये को डी वैल्यू किया गया था जिससे इन्वेस्टमेंट आ सके, और दूसरा आरबीआई को रेगुलेटर से फैसिलिटेटर बनाया गया था जिससे जो हमारे स्मॉल बैंक से प्राइवेट बैंक से वो इंडिपेंडेंटली डिसीजंस ले पाए। क्या ये चीज क्लियर हो गई आपको? बहुत सही। तो ये था हमारा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। अब बच्चों बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 23 की, जरा डिस्कस करते क्या दे रखा है। विच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिसीज वाज अडॉप्टेड to increase the competitive position of Indian goods in the international market?
आपको ये बताना है कि इंडियन गुड्स को इंटरनेशनल मार्केट के अंदर कॉम्पीट करना है तो कौन सी पॉलिसीज ली गई थी। पहला, एक्सपोर्ट ड्यूटीज को कम कर दिया गया था, हटा दिया गया था, बल्कि रिमूव। इंपोर्ट लाइसेंसिंग को हटा दिया गया था, टैक्सेस को कम कर दिया गया था, या FII फॉरेन इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर्स को इंडिया में इन्वेस्ट करना अलाउ कर दिया गया था। तो आपको यह बताना है ABCD में से कौन से ऑप्शन की वजह से हमारी कंपैरेटिव पोजीशन जो थी इंटरनेशनल मार्केट में वो अच्छी हो गई थी। तो चलिए बच्चों डिस्कस कर लेते हैं इसका आंसर। इसका जो करेक्ट आंसर है बच्चों ऑप्शन नंबर ए, एक्सपोर्ट ड्यूटीज वाज रिमूव्ड। बच्चों एक्सपोर्ट ड्यूटी रिमूव करने की वजह से हमारे जो गुड्स थे एक्सपोर्ट करने पे कोई टैक्स नहीं लगता था, तो हमारे जो प्रोडक्ट होते थे बिना टैक्स के बिकते थे। और जब कोई प्रोडक्ट बिना टैक्स के बिकता है तो वो इंटरनेशनल मार्केट में सस्ता बिकता है और वो ज्यादा बिकेगा। इंपोर्ट लाइसेंसिंग एबॉलिश होने से इंपोर्ट ज्यादा होंगे, बट हमारे गुड्स इंटरनेशनल मार्केट में नहीं जाएंगे ना, बाहर के गुड्स इंडिया में आएंगे, तो ये ऑप्शन नहीं होगा। रेट ऑफ कॉर्पोरेट टैक्स फॉर रिड्यूस। बच्चों कॉर्पोरेट टैक्स का मतलब होता है कंपनी पे जो प्रॉफिट पे जो टैक्स लगता है उसको हम कॉर्पोरेट टैक्स बोलते हैं। तो कंपनी प्रॉफिट ज्यादा कमाए कम कमाए उसके टैक्स मूव करने से हमारे इंटरनेशनल मार्केट के अंदर जो प्रोडक्ट है उसकी वायबिलिटी पे कोई फर्क नहीं पड़ता। और लास्ट, कोई बाहर का बंदा इंडिया में इन्वेस्ट कर रहा है तो वो इंडिया में सामान बनाएगा ना, हमारे सामान थोड़ी ना बाहर जा रहे हैं। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा बच्चों ऑप्शन नंबर ए, एक्सपोर्ट ड्यूटीज वर रिमूव्ड। आई होप अब बच्चों आपको क्लियर समझ में आ रहा होगा। अब बच्चों बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 24 की। क्वेश्चन नंबर 24 क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग फॉल्स अंडर द रोल ऑफ वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन नीचे दिए गए चार ऑप्शन में से कौन सी चीज कर सकता है या उसके रोल के अंडर में वो आती है। ऑप्शन नंबर ए, सेटिंग द लिमिट फॉर डोमेस्टिक एंड फॉरेन इन्वेस्टमेंट इन अ कंट्री, mandating the level of tax levied on foreign firms in the developing countries, aiding the development of poor countries by providing infrastructural investment, या फिर D, providing a platform for member countries to decide future tariff related strategies। आपको चारों में से बताना करेक्ट आंसर क्या होगा। तो पहले डिस्कस कर लेते हैं। सेटिंग द लिमिट फॉर डोमेस्टिक और फॉरेन इन्वेस्टमेंट इन कंट्री, नहीं, ये हर कंट्री की गवर्नमेंट डिसाइड करती है कि कितना इन्वेस्टमेंट हम डोमेस्टिक मार्केट में कर सकते हैं, कितना बाहर कर सकते हैं। ये वर्ल्ड ट्रेड सेंटर या वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन डिसाइड नहीं करता, ये कौन करता है, ये गवर्नमेंट डिसाइड करती है किसी भी कंट्री की। दूसरा, टैक्स कितना लगेगा फॉरेन कंपनीज पे, ये वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन नहीं करता, ये भी गवर्नमेंट करती है। तीसरा कि पुअर कंट्रीज को पैसा देना कि वो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कर ले, ये वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का काम नहीं है, ये IMF का, वर्ल्ड बैंक का काम है। ठीक है, हाँ, ऑप्शन नंबर डी विल बी द करेक्ट आंसर, प्रोवाइडिंग अ प्लेटफॉर्म फॉर मेंबर कंट्री टू डिसाइड फ्यूचर टैरिफ रिलेटेड स्ट्रेटेजीज। हाँ, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन आपको एक ऐसा प्लेटफॉर्म देता है जिसमें आप ये डिसाइड कर सकते हो कि फ्यूचर में हम टैरिफ क्या रखेंगे। तो ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्लियर, ओके। अब बच्चों बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 25 की, और क्वेश्चन नंबर 25 को आप लगाना वेरी 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 इंपॉर्टेंट, क्योंकि ऐसा क्वेश्चन आज से पहले किसी ने नहीं देखा। मेरे 10 साल के पढ़ाने के करियर में ऐसा क्वेश्चन आज पहली बार मेरे सामने आया है, और मुझे भी इसको सॉल्व करने के लिए थोड़ा टाइम लग गया था। ठीक है, तो आपको भी ऑब्वियस सी बात है इस क्वेश्चन पे ज्यादा ध्यान देना चाहिए। क्या है क्वेश्चन को बहुत बेहतरीन तरीके से हम पढ़ेंगे, बेहतरीन तरीके से समझेंगे। ठीक है, इंपॉर्टेंट मार्क कर लेना इसको। रीड करते हैं, एज्यूमिंग ऑल अदर वेरिएबल्स रिमेन कांस्टेंट, एज्यूमिंग ऑल अदर वेरिएबल रिमेन कांस्टेंट, व्हाट विल बी द इफेक्ट, व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑफ एन इंक्रीज इन द वेलोसिटी ऑफ मनी। अगर मनी की वेलोसिटी को इंक्रीज कर दिया जाए तो उसका इफेक्ट, उसका प्रभाव क्या पड़ेगा। ऑप्शन नंबर ए, इंक्रीज इन ट्रांजैक्शनल डिमांड फॉर मनी, बी, डिक्रीज इन ट्रांजैक्शनल डिमांड फॉर मनी, सी, इंक्रीज इन स्पेकुलेटिव डिमांड फॉर मनी, या फिर डी, डिक्रीज इन स्पेकुलेटिव डिमांड फॉर मनी। अब बच्चे बोलेंगे सर ये क्वेश्चन बिल्कुल भी समझ में नहीं आया और हम इसको चॉइस में छोड़ देंगे। बच्चों ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में आए तो आई वुड पर्सनली सजेस्ट यू इसको चॉइस में छोड़कर आना, इसको अटेम्प्ट करने की भी जरूरत नहीं है। बट मुझे समझाना, मेरा फर्ज आपको समझाना, तो चलिए हम इसको समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले सर यहाँ पर वेलोसिटी ऑफ मनी का मतलब क्या है, हमको यही समझ में नहीं आया तो क्वेश्चन क्या खाक समझ में आएगा। तो चलिए बच्चों वेलोसिटी ऑफ मनी का मतलब समझते हैं।
बच्चों वेलोसिटी हमने 8th 9th 10th क्लास में फिजिक्स के अंदर पढ़ा था। वेलोसिटी का मतलब होता है स्पीड। वेलोसिटी का मतलब क्या होता है? स्पीड। कितनी तेजी से बदल रहा है, ठीक है, चेंज होना स्पीड में, उसको हम बोलते हैं वेलोसिटी। तो वेलोसिटी ऑफ मनी का मतलब बच्चों क्या होता है कि कितनी तेजी से पैसा जो है वो हाथ बदल रहा है। मतलब क्या है इसका कि मान के चलो मैंने कोई सामान खरीदा और मैंने दुकानदार को पैसे दिए। अब जो पैसा दुकानदार के पास पहुंचा, उसने उस पैसे से कितनी जल्दी वो सामान दूसरा खरीदा जो उसको चाहिए था। फिर जिससे उसने खरीदा उसने कितनी जल्दी खरीदा। मतलब आप समझ रहे हो चेन इफेक्ट। मतलब ये, मैंने किसी से सामान खरीदा, उसको पैसे दिए, उसने उस पैसों से किसी और से सामान खरीदा, और उसने किसी और से सामान खरीदा, तो ऐसे कितनी जल्दी पैसा जो है वो हाथ बदल रहा है, उसको बोलते हैं वेलोसिटी ऑफ मनी। कितने ज्यादा ट्रांजैक्शन हो रहे हैं और कितनी जल्दी ट्रांजैक्शन हो रहे हैं, उसकी स्पीड को हम बोलते हैं वेलोसिटी ऑफ मनी। तो ये बोल रहे हैं कि वेलोसिटी ऑफ मनी इंक्रीज हो जाए तो क्या होगा। अगर ट्रांजैक्शन तेजी से होने लग जाए, मैंने आपसे सामान खरीदा, आपने किसी और से सामान खरीदा, उसने किसी और से, फिर उसने किसी और से, ऐसी कहानी चलती जाएगी। तो कितनी तेजी से पैसा हाथ बदल रहा है, अगर तेजी से बढ़ने लग जाए तो उसका इफेक्ट क्या होगा। तो बच्चों जरा समझने की कोशिश करते हैं। एक बात बताओ बच्चों, जब हम ज्यादा ज्यादा परचेज करेंगे, फटाफट परचेजिंग हो रही है, तो मैं कह सकता हूं कि हमारे मार्केट के अंदर डिमांड इंक्रीज होगी। अगर पैसे ज्यादा खर्च हो रहे हैं, तेजी से खर्च हो रहे हैं, तो मतलब डिमांड इंक्रीज हो रही है, हो रही है। और जब डिमांड मार्केट में इंक्रीज होनी चालू हो जाती है, तो क्या प्राइसेस भी बढ़ने लग जाती हैं प्रोडक्ट्स की। जिसकी ज्यादा डिमांड है उसकी ज्यादा दाम है ना। बिल्कुल भाव बढ़ जाते हैं ना चीजों के, बिल्कुल बढ़ जाते हैं। पैसों के दाम बढ़ रहे हैं, इन्फ्लेशन आ रहा है। तो मुझे एक बात बताओ, क्या चीजें महंगी हो गई? हो गई। जब चीजें महंगी हो जाएंगी तो क्या आप अब उनको ज्यादा खरीद पाओगे या कम खरीद पाओगे? जब चीजें महंगी हो जाएंगी तो उसको ज्यादा खरीदोगे, तेजी से खरीदोगे, या फिर इंतजार करोगे पहले पैसा आ जाए फिर चीज को हम खरीदे? पहले पैसा आ जाए फिर उसको हम खरीदे। तो मैं ये कह सकता हूं कि हमारे जो ट्रांजैक्शंस हैं वो धीरे धीरे कम होने लगेंगे, क्योंकि तेजी से ट्रांजैक्शंस हो रहे थे, डिमांड इंक्रीज हो रही थी, प्राइसेस ऊपर गए, तो एज अ रिजल्ट जो हमारी ट्रांजैक्शन डिमांड है वो क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा बच्चों वो है ऑप्शन नंबर बी, डिक्रीज इन ट्रांजैक्शनल डिमांड फॉर मनी। ध्यान रखना ये क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्लियर? ओके। अब बच्चों बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 26 की। क्वेश्चन नंबर 26 क्या कह रहा है, जरा रीड करेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग एक्शंस बाय द सेंट्रल बैंक विल इंक्रीज द मनी सप्लाई इन द कंट्री। कौन से एक्शन की वजह से सेंट्रल बैंक मनी सप्लाई को इंक्रीज कर सकता है? ऑप्शन नंबर ए, रेपो रेट को डिक्रीज करके, ऑप्शन नंबर बी, बैंक रेट को डिक्रीज करके, ऑप्शन नंबर सी, रिवर्स रेपो रेट को इंक्रीज करके, या फिर ऑप्शन नंबर डी, ओपन मार्केट में बॉन्ड्स को सेल करके। तो आपको बताना है ए बी सी डी में से कौन सी वजह से मनी सप्लाई को इंक्रीज कर सकती है। तो चलिए बच्चों एक एक करके डिस्कस कर लेते हैं। क्या रेपो रेट को डिक्रीज करने से मनी सप्लाई इंक्रीज हो सकती है? बिल्कुल हो सकती है। क्या बैंक रेट को डिक्रीज करने से हमारी मनी सप्लाई जो वो इंक्रीज हो सकती है? बिल्कुल हो सकती है। मतलब ए से भी हो सकती है, बी से भी हो सकती है। सी, रिवर्स रेपो रेट इंक्रीज करने से क्या मनी सप्लाई इंक्रीज होगी? नहीं होगी, क्योंकि कमर्शियल बैंक क्या करेगा, वो सेंट्रल बैंक के पास ज्यादा पैसा रखवाएगा रादर देन पब्लिक के पास, ठीक है। और डी, बॉन्ड सेल करने से मार्केट से पैसा निकाल लिया जाएगा, तो यहां पे भी मनी सप्लाई डिक्रीज होगी। मतलब ये ए और बी की वजह से जो मनी सप्लाई है वो इंक्रीज हो रही है, और सी और डी की वजह से जो मनी सप्लाई है वो डिक्रीज हो रही है। बट हमको आंसर बताना है कि सर मनी सप्लाई इंक्रीज करनी है, तो उसके लिए ए या बी में से कोई का आंसर होगा। आपने तो बोल दिया दोनों से ही हो रही है, बिल्कुल सही। बट बच्चों रेपो रेट शॉर्ट टर्म के लिए होता है, और जो बैंक रेट है वो लॉन्ग टर्म के लिए होता है। तो गवर्नमेंट जब भी मनी सप्लाई इंक्रीज करने की कोशिश करती है तो वो लॉन्ग टर्म सिनेरियो के बारे में ज्यादा सोचती है रादर देन शॉर्ट टर्म। तो ऐसे केस में दोनों ही ऑप्शन वैसे सही हैं, बट जो मोस्ट एप्रोप्रिएट आंसर है बच्चों वो है ऑप्शन नंबर बी, डिक्रीज इन द बैंकिंग रेट। ठीक है, क्योंकि ये लॉन्ग टर्म के लिए होता है, रेपो रेट शॉर्ट टर्म के लिए होता है। तो जब भी सेंट्रल बैंक कुछ पॉलिसी बनाता है तो वो लॉन्ग टर्म विजन को ध्यान रखता है। तो इसलिए इसका करेक्ट आंसर हम रखेंगे डिक्रीजिंग द बैंक रेट।
ठीक है, आप इसका रेपो रेट भी आंसर बता सकते हो, लेकिन जो मोस्ट एप्रोप्रिएट आंसर है वो होगा हमारा बैंक रेट। क्लियर? ओके। अब बच्चों बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 27 की, जरा रीड करेंगे। इफ द रिजर्व रेशियो इज 20%, इफ the reserve ratio is 20%, what will be the amount of total reserves if after an initial deposit of rupees 200? आपको यह बताना है कि अगर इनिशियल डिपॉजिट हमारा 200 रुपए का है तो टोटल रिजर्व का अमाउंट कितना होगा। टोटल रिजर्व का अमाउंट कितना होगा आपको ये बताना है। तो चलिए बच्चों डिस्कस कर लेते हैं इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। सिंपल सी चीज है, इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर निकालो, इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर आ जाएगा आपका और आपका काम हो जाएगा। कैसे हो जाएगा, बस आप फॉर्मूला लगाओ के आंसर आ जाएगा। जरा लगा दे इसका आंसर एक बार। चलो आंसर बच्चों डिस्कस कर लेते हैं। इसका आंसर क्या दे रखा है, एक सेकंड रुकना, एक सेकंड। हाँ, तो हमारा फॉर्मूला क्या होता है बच्चों मनी मल्टीप्लायर का, क्या होता है जरा बताएंगे। मनी मल्टीप्लायर का फॉर्मूला क्या होता है हमारा। मनी मल्टीप्लायर का फॉर्मूला होता है हमारा 1 लीगल रिजर्व रेशियो इनटू इनिशियल डिपॉजिट। ठीक है, तो 1/20%, ठीक है, कितना होता है 1/20%। यहां तक क्लियर हो रहा है ना, बताइए एक सेकेंड। 20% इंटू 200, तो बस इसको जब आप सॉल्व करोगे आपका आंसर आ जाएगा 1000। क्लियर? ओके, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा बच्चों हमारा ऑप्शन नंबर सी 1000। क्या इसमें कोई दिक्कत है आपको बच्चों? ओके, तो मैं करता हूं इसको इरेज और मार्क करते हैं हमारा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। क्लियर? ओके। अब बच्चों बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 28। ये भी इंपॉर्टेंट है, मजेदार क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन जो नॉर्मली नहीं आते हैं, मतलब ये सारे चैप्टर जो हैं बच्चों वो मनी, जो टेढ़े टेढ़े क्वेश्चन है वो मनी चैप्टर के हैं। बड़ा ही मजेदार क्वेश्चन है, रीड करते हैं। क्रेडिट कार्ड्स आर एक्सक्लूडेड फ्रॉम ऑल मेजर्स ऑफ क्वांटिटी ऑफ मनी बिकॉज दे आर नॉट रियली अ मेथड ऑफ पेमेंट बट अ मेथड ऑफ डेफरिंग पेमेंट। हम जो भी मनी को मेजर करते हैं ना, M1 M2 M3 M4, उसमें हम क्रेडिट कार्ड्स को कहीं भी इंक्लूड नहीं करते क्योंकि ये पेमेंट नहीं हो रही है बल्कि डेफर पेमेंट हो रही है। व्हेन यू बाय अ मील विद अ क्रेडिट कार्ड, the bank that issued the card pays the restaurant the amount that is due. At a later date, you will repay the bank, perhaps with interest. क्या मतलब बोला गया है, जब भी आप कोई सामान खरीदते हो, कोई खाने की चीज किसी से खरीदते हो क्रेडिट कार्ड से, तो बैंक जो है वो सामने वाली पार्टी को, रेस्टोरेंट को क्रेडिट कार्ड से पेमेंट कर देता है और फिर बाद में आप इंटरेस्ट के साथ किसको पेमेंट कर देते हो, बैंक को पेमेंट कर देते हो। ठीक है, फॉर दिस you might use the money in your demand deposit and that money is included in the economic stock of money. और वो रिपेमेंट करने के लिए जो पैसा आप यूज करते हो वो आप अपने बैंक से पेमेंट करते हो, जो डिमांड डिपॉजिट होता है और जिसको हम मनी सप्लाई का पार्ट मानते हैं। देख लो क्या कंफ्यूजिंग कहानी बना दी है। क्रेडिट कार्ड को हम इंक्लूड नहीं करते क्योंकि इससे डेफर पेमेंट होता है। आप किसी सामान खरीद रहे हो, क्रेडिट कार्ड से पेमेंट कर रहे हो, बैंक उसको डायरेक्टली पेमेंट कर देगा, उसके बाद आप बैंक को पेमेंट कर दोगे। कहानी तो बना दी लेकिन अभी तक क्वेश्चन नहीं पूछा इन्होंने। क्वेश्चन क्या है जरा वो रीड करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन हैपन, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन हैपन विद एन इंक्रीज्ड यूज ऑफ क्रेडिट कार्ड इन द इकोनॉमी। अगर मार्केट के अंदर क्रेडिट कार्ड के यूज ज्यादा होने लग गए तो उसका असर क्या पड़ेगा। क्वेश्चन ये है, समझ रहे हो, क्वेश्चन ये है कि क्रेडिट कार्ड का अगर यूज ज्यादा होने लग गया तो असर क्या पड़ेगा, आपको वो बताना है। तो जरा रीड कर लेते हैं। इंक्रीज इन मनी सप्लाई, डिक्रीज इन मनी सप्लाई, इंक्रीज इन मनी डिमांड या फिर डिक्रीज इन मनी डिमांड। मनी सप्लाई इंक्रीज होगी, मनी सप्लाई डिक्रीज होगी, क्रेडिट मनी डिमांड इंक्रीज होगी, मनी डिमांड डिक्रीज होगी। 90% बच्चे इसका आंसर लाएंगे सर ए, क्योंकि जब क्रेडिट कार्ड यूज होगी तो हम ज्यादा सामान खरीदेंगे तो मनी सप्लाई इंक्रीज होगी। और जैसे ही बच्चे ए पे टिक लगाएंगे वो हो जाएंगे गलत। क्यों गलत हो जाएंगे, क्योंकि पहली ही लाइन में बोला गया है कि क्रेडिट कार्ड को हम मनी सप्लाई या क्वांटिटी ऑफ मनी में इंक्लूड करते ही नहीं है। तो क्रेडिट कार्ड का यूज होगा तो उससे मनी सप्लाई इंक्रीज नहीं होगी, ना ही डिक्रीज होगी। समझो इस चीज को, समझो,
समझ गए? ओके। इसके बाद ए और बी तो कैंसिल हो गए, क्योंकि जब क्रेडिट कार्ड मनी सप्लाई के अंदर इंक्लूड नहीं होता तो क्रेडिट कार्ड यूज करने से ना तो मनी सप्लाई इंक्रीज होगी ना ही डिक्रीज होगी। ये चीज क्लियर होगी आपको? ओके। आपको ये बताना है कि मनी डिमांड इंक्रीज होगी या फिर मनी डिमांड डिक्रीज होगी। तो देखो, जब क्रेडिट कार्ड यूज ज्यादा हो रहा है तो मनी डिमांड डिक्रीज होगी। क्यों डिक्रीज होगी? क्योंकि आपके पास कार्ड है, आप उससे पेमेंट कर दोगे। आपको अभी पैसों की जरूरत नहीं है, पैसे की पेमेंट तो बाद में होगा ना। आप पैसे का पेमेंट बाद में करोगे तो आपकी जो मनी डिमांड है वो डिक्रीज हो जाएगी, क्योंकि आप क्रेडिट कार्ड से पेमेंट कर रहे हो, आपको पैसों की जरूरत नहीं है उस समय। समझ में आई ये चीज? जब क्रेडिट कार्ड ज्यादा यूज होगा तो आपको पैसे की रिक्वायरमेंट उस समय ज्यादा नहीं होगी, क्योंकि बैंक आपके लिए पेमेंट कर रहा है, और बाद में फ्यूचर में 1 महीने बाद 2 महीने बाद आप पेमेंट करोगे बैंक को, तो इस केस में जो हमारी मनी की जो डिमांड है वो डिक्रीज हो जाएगी। क्लियर? ओके। अब बच्चों बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 29 की, जरा रीड करेंगे क्या दे रखा है। अ बैंक रन occurs when a large number of customer of a bank withdraws their deposit simultaneously. This can cause a bank to become insolvent if they cannot pay back all the depositors. ये कह रहे हैं कि अगर एक टाइम पर बहुत सारे कस्टमर आके अपना पैसा बैंक से विड्रॉ कर ले तो ऐसा भी हो सकता है कि बैंक हो जाए, दिवालिया हो जाए, क्योंकि वो हर एक को पैसा पे नहीं कर पाएगा। समझ रहे हो? अगर आप अभी बैंक के पास जाओ या सारे लोग एक साथ बैंक के पास जाओ, उससे बैंक से बोले हमारे सारे पैसे वापस करो, तो बैंक पैसे पेमेंट नहीं वापस कर पाएगा उस समय, क्योंकि बैंक के पास उतना पैसा होता ही नहीं है। तो ये कह रहे हैं कि ऐसी सिचुएशन में बैंक दिवालिया भी हो सकता है, क्योंकि वो सारे पेमेंट वापस नहीं कर पाएगा उस समय पे। बाद में कर देगा लेकिन उस समय नहीं कर पाएगा। तो आपको ये बताना है which of the following facts about the bank make a bank run possible। तो ऐसी सिचुएशन को पॉसिबल कैसे किया जा सकता है कि बैंक हो जाए, आपको पेमेंट कर दे, ठीक है ना, अगर बहुत ज्यादा लोग पैसे लेने चले जाए तो बताना है ए बी सी डी में से कौन से ऑप्शन की वजह से आप ये चीज पॉसिबल कर सकते हो। ऑप्शन नंबर ए, बैंक होल्ड only 15% of their deposit as cash and rest of the deposit are given out as loan। Bank have to pay a specific amount to a person in whose name a check has been issued। Bank charge a higher interest rate on loans on what they offer on deposits। Bank pay an amount to account holders on interest of deposits। बताइए, बैंक 15% अपने पास रखता है, बाकी सारा लोन में बांट देता है। दूसरा, जिसके नाम पर चेक आया वो हमको पेमेंट करना पड़ेगा। लोन पे इंटरेस्ट ज्यादा चार्ज करता है, डिपॉजिट पे कम देता है, या फिर जो जो भी डिपॉजिट है उस पर इंटरेस्ट देता है। आपको ये बताना है इन चारों में से कौन सी वजह से आप ए जो बैंक रन है वो पॉसिबल कर सकते हो। तो चलिए बच्चों डिस्कस कर लेते हैं। तो बच्चों हमने क्रेडिट क्रिएशन में क्या पढ़ा था कि हमारे पास जितना भी डिपॉजिट आता है उसका कुछ पोर्शन हम अपने पास रखते हैं एज रिजर्व, और बाकी का हम लोन में डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। तो अब ये बताइए हम वो रिजर्व क्यों रखते हैं? वो हम रिजर्व इसलिए रखते हैं क्योंकि कल को कोई पैसा मांगने आ गया तो उसको वो पैसा दे पाए, ठीक है ना। क्योंकि नॉर्मली क्या होता है, अगर आप बैंक में आज 1 लाख रुपए जमा कराते हो तो कल ही जाकर आप 1 लाख रुपए नहीं लोगे, आप 5,000, 4,000, 10,000 लोगे, छोटा अमाउंट लोगे। एक साथ सारा अमाउंट रेयरली कोई ही निकालता है बैंक से। तो इसलिए उनका जो करेक्ट आंसर होगा बच्चों वो ऑप्शन नंबर ए, बैंक होल्ड्स ओनली 15% ऑफ देयर डिपॉजिट एज कैश and the rest of the deposit are given out as loan। तो इस वजह से बैंक रन पॉसिबल हो पाता है जब लार्ज लोग एक साथ पैसा ले पाए, क्योंकि बैंक अपने पास रिजर्व रखता है। क्लियर हो गया आपको बच्चों? बहुत सही। क्वेश्चन नंबर 30 जरा रीड करेंगे, बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन है, जरा रीड करो। Which of the following example Which of the following is an example of public good? Public good का example कौन है इसमें से? Medicine and injection, books and stationery, houses and furniture, law and order। Public के लिए public good कौन सा है? Medicine, injection, books and stationery, house and furniture या फिर law and order। तो चलिए बच्चों डिस्कस कर लेते हैं। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, इसका करेक्ट आंसर होगा लॉ एंड ऑर्डर। मेडिसिन इंजेक्शन प्राइवेट के लिए हो सकता है, बुक्स एंड स्टेशनरी प्राइवेट के लिए होती है, हाउसेस फर्नीचर प्राइवेट के लिए होती है, लेकिन लॉ ऑर्डर सबके लिए एक समान होता है। तो क्लियर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, लॉ एंड ऑर्डर। क्लियर? ओके। अब बच्चों हमारे पास क्वेश्चन नंबर 31 आ रहा है, वो है हमारा असर्शन एंड रीजनिंग का, जरा रीड करेंगे। हाई revenue deficit can cause inflation in the country। A high revenue deficit can cause inflation in the country।
राइजिंग एक्सपेंडिचर ऑफ द गवर्नमेंट कैन कॉज अ राइज इन द एग्रीगेट डिमांड इन द कंट्री। रेवेन्यू डेफिसिट ज्यादा होगा तो इन्फ्लेशन हो सकता है, और क्योंकि गवर्नमेंट के खर्चे बढ़ रहे हैं तो एग्रीगेट डिमांड भी इंक्रीज हो सकती है। तो आपको बताना है कि असर्शन रीजनिंग में कोई सही है कोई गलत है, दोनों सही है, रीजन सही है कि नहीं, आपको ये बताना है। तो चलिए बच्चों डिस्कस कर लेते हैं कि असर्शन सही है कि नहीं, पहले ये डिस्कस करते हैं। क्या हाई रेवेन्यू डेफिसिट से इन्फ्लेशन हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। जब गवर्नमेंट की स्पेंडिंग ज्यादा होगी तो डिमांड ज्यादा इंक्रीज होगी, और डिमांड ज्यादा इंक्रीज होगी तो एग्रीगेट डिमांड इंक्रीज होगी और इन्फ्लेशन हो जाएगा। तो मैंने यहाँ पे आपको असर्शन भी बता दी और मैंने आपको रीजनिंग भी बता दी। तो मतलब यस, असर्शन एंड रीजनिंग बोथ आर करेक्ट एंड आर एक्सप्लेन्स ए। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा बच्चों ऑप्शन नंबर सी। ये क्लियर हो गया आपको बच्चों? बहुत सही। अब बच्चों बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 32 की। क्वेश्चन नंबर 32 क्या है? A country X has more inflation than country Y. कंट्री X में महंगाई ज्यादा है इन कंपैरिजन टू कंट्री Y. Which of the following is most likely to happen in such a case? अगर कंट्री X के अंदर महंगाई ज्यादा है, कंट्री Y में महंगाई कम है, तो ऐसे केस में क्या होने की संभावना ज्यादा है? A, a surplus trade balance in country Y. B, a trade deficit balance in for country X. A rise in export from country X to country Y, या फिर a rise in import from country Y to country X. आपको ये बताना है इन चारों में से ये चीज होने की संभावना कौन सी सबसे ज्यादा है कि X में महंगाई ज्यादा इन कंपैरिजन टू Y। तो चलिए बच्चों डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहला क्या है, क्या Y कंट्री ट्रेड सरप्लस होगी? तो बच्चों वाई कंट्री ट्रेड सरप्लस होगी कि नहीं होगी, वो तो वाई कंट्री के इंपोर्ट और एक्सपोर्ट पर डिपेंड करता है। ठीक है, इस इंफॉर्मेशन से हम कंक्लूजन नहीं निकाल सकते कि हाँ भाई जो वाई है वो ट्रेड सरप्लस होगा। ठीक है, हम ये कंक्लूजन नहीं निकाल सकते। क्या कंट्री एक्स ट्रेड डेफिसिट होगा? ये भी कंट्री के एक्सपोर्ट और इंपोर्ट पर डिपेंड करता है। क्या हम ये चीज कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि ऐसा ही होगा? नहीं, ऐसा नहीं होगा। सी, एक्स से ज्यादा इंपोर्ट होगा वाई में, जो कंट्री महंगी है वहां से एक्सपोर्ट होगा वाई में। मुझे एक बात बताओ, क्योंकि महंगा सामान खरीदता है, वाई में महंगाई कम है, क्या वो एक्स से महंगा सामान खरीदेगी? नहीं खरीदेगी। बशर्ते बशर्ते कह रहा हूं, बल्कि वाई से ज्यादा सामान कौन खरीदेगा? एक्स खरीदेगा। वाई से ज्यादा सामान एक्स खरीदेगा, क्योंकि वाई में महंगाई कम है और एक्स में महंगाई ज्यादा है। तो करेक्ट आंसर होगा बच्चों ऑप्शन नंबर डी, अ राइज इन द इंपोर्ट फ्रॉम कंट्री वाई टू कंट्री एक्स। क्लियर हुआ बच्चों आपको ये चीज अच्छे से समझ में आया? बहुत सही। तो चलिए बच्चों आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 33 की तरफ। चलो रीड करते हैं क्या दे रखा है। Which of the following will lead to an appreciation of domestic currency? आपको ये बताना है बच्चों क्या होने की वजह से हमारी जो डोमेस्टिक करेंसी है वो एप्रिशिएट हो जाएगी। आपको ये बताना है पी क्यू आर एंड एस में किसकी वजह से हमारी डोमेस्टिक करेंसी एप्रिशिएट हो सकती है। ऑप्शन नंबर पी, इंक्रीज डिमांड फॉर फॉरेन एक्सचेंज। क्यू, डिक्रीज डिमांड फॉर फॉरेन एक्सचेंज। आर, इंक्रीज सप्लाई ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। या फिर एस, डिक्रीज्ड सप्लाई ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। आपको ये बताना है पी क्यू आर एस में से किन की वजह से डोमेस्टिक करेंसी एप्रिशिएट हो सकती है। तो चलिए बच्चों डिस्कस कर लेते हैं। इंक्रीज डिमांड फॉर फॉरेन एक्सचेंज, बच्चों अगर हम फॉरेन एक्सचेंज को डिमांड ज्यादा करेंगे तो जो हमारी डोमेस्टिक करेंसी है वो डेप्रिशिएट होगी। तो पी आंसर इसका नहीं है। ठीक है। क्यू, डिक्रीज डिमांड फॉर फॉरेन एक्सचेंज, अगर हम फॉरेन एक्सचेंज की डिमांड कम करेंगे तो डोमेस्टिक करेंसी अप्रिशिएट हो जाएगी। तो क्यू इज वन ऑफ द करेक्ट आंसर। आर, इंक्रीज सप्लाई ऑफ फॉरेन एक्सचेंज, अगर फॉरेन एक्सचेंज की सप्लाई बढ़ जाएगी तो यस हमारी डोमेस्टिक करेंसी जो है वो अप्रिशिएट कर जाएगी। तो क्यू एंड आर टिल नाउ इज द करेक्ट आंसर। डिक्रीज सप्लाई ऑफ फॉरेन एक्सचेंज, अगर फॉरेन एक्सचेंज की सप्लाई कम हो जाएगी तो हमारी करेंसी डेप्रिशिएट हो जाएगी। तो मतलब पी और एस हमारा गलत आंसर है, क्यू और आर हमारा करेक्ट आंसर है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा बच्चों हमारा ऑप्शन नंबर सी, क्यू एंड आर। क्या ये चीज बच्चों आपको क्लियर हो गई? बहुत सही। अब बच्चों बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 34 की। क्वेश्चन नंबर 34 क्या दे रखा है जरा रीड करेंगे। द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया
The Reserve Bank of India is said to have intervened lately to arrest the rupee slide by selling dollar on a large scale. Source Economics Time March 3 to 2021. लाइन क्या थी बिल्कुल समझ में नहीं आई, एक बार फिर से रीड करते हैं. द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इज सेड टू हैव इंटरवीन्ड. आरबीआई ने बोला है कि उसको इंटरवीन करना पड़ा था टू अरेस्ट द रुपी स्लाइड, क्योंकि रुपीस जो स्लिप कर रहा था, बढ़ रहा था, रुपी जो है वो स्लिप कर रहा था, बढ़ रहा था, तो उसको रोकने के लिए, उसको अरेस्ट करने के लिए उन्होंने डॉलर को सेल करना चालू कर दिया था बड़े स्केल पर. याद है बच्चों, मैनेज्ड फ्लोटिंग हमने पढ़ रखा है. मैनेज फ्लोटिंग क्या होता है? जब प्राइस फ्लक्चुएशन ज्यादा होता है फॉरेन एक्सचेंज रेट का, तो ऐसे केस में जो आरबीआई है वो मार्केट में इंटरवीन करती है और उसको बाय डॉलर और को बाय सेल करके वो कंट्रोल करने की कोशिश करती है. तो वही चीज मैनेज फ्लोटिंग यहाँ पे उन्होंने लाइन लिखी हुई है कि 3 मार्च 2021 को आरबीआई ने इंटरवीन किया था और रुपी के स्लाइड को, स्लिप को जो बढ़ने लगा था, उसको रोकने के लिए उन्होंने डॉलर को सेल करना चालू कर दिया था. तो विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द अबव न्यूज इज फॉल्स? आपको यह बताना है कि नीचे दिए गए बातों को कि कौन सी ऐसी चीज है वो गलत है. ठीक है, ओके. बच्चों मुझे जरा एक बात बताओ, हमने डॉलर को सेल करना चालू कर दिया था, क्यों? जब डॉलर को बेचना चालू कर देंगे तो डॉलर की वैल्यू बढ़ेगी या गिरेगी? पहले मेरे को ये बताओ. डॉलर को अगर हम बेचना चालू कर देंगे, किसी को ज्यादा बेचना चालू कर देंगे, तो उसकी वैल्यू कम हो जाएगी. तो मैं कह सकता हूं कि डॉलर जो है वो एप्रिशिएट हो रहा था और जो रुपी है वो डेप्रिशिएट हो रहा था, है ना? अगर मैं डॉलर को सेल कर रहा हूं तो इसका मतलब क्या है? जो डॉलर वो था वो एप्रिशिएट हो गया था ज्यादा, और रुपी जो ज्यादा डेप्रिशिएट हो गया था, तो इस चक्कर में वो डॉलर सेल करने पड़े थे एक्सचेंज रेट को कंट्रोल करने के लिए, है ना? ओके. तो आपको ये बताना है कि इस न्यूज के हिसाब से कौन सी चीज है जो कि गलत है, फॉल्स है. ऑप्शन नंबर ए, द ट्रांजैक्शन अबव विल बी टर्म्ड एज एकोमोडेटिंग ट्रांजैक्शन. कैसे ट्रांजैक्शन को एकोमोडेटिंग ट्रांजैक्शन कहेंगे? यस, ये नॉन प्रॉफिट मोटिव से करा जा रहा है, तो ये बात एकदम सही बोली गई है. ठीक है. ऑप्शन नंबर बी, द फॉरेन एक्सचेंज रेट फॉर 1 rupee मस्ट बी राइजिंग बिफोर इंटरवेंशन. ठीक है, क्या दे रखा बच्चों? एक बार फिर से रीड करेंगे. द फॉरेन एक्सचेंज रेट फॉर 1 rupee मस्ट बी राइजिंग बिफोर द इंटरवेंशन. तो बिल्कुल सही, एक्सचेंज रेट बढ़ रहा था, ऑब्वियसली बात, रुपी एप्रिशिएट हो रहा था, सॉरी डॉलर एप्रिशिएट हो रहा, रुपी डेप्रिशिएट हो रहा था. सी, द वैल्यू ऑफ रुपी अगेंस्ट डॉलर मस्ट बी राइजिंग. वैल्यू ऑफ रुपी अगेंस्ट डॉलर मस्ट बी राइजिंग. क्या रुपी बढ़ रहा था या रुपी गिर रहा था? रुपी गिर रहा था. डॉलर को बेच रहे हैं, क्यों बेच रहे हैं? क्योंकि डॉलर की वैल्यू कम करनी है. डॉलर एप्रिशिएट हो रहा है और रुपी डेप्रिशिएट हो रहा है. बट यहां पर क्या बोल रहा है? रुपी एप्रिशिएट हो रहा था बिफोर इंटरवेंशन. नहीं. तो ऑप्शन नंबर सी इज द रॉन्ग आंसर. ये चीज आपको समझ में आई? सर बिल्कुल भी समझ में नहीं आई. आपने क्या बोला, बस आपने ऊपर नीचे किया और आपने आंसर टिक लगा दिया. एक बार मैं डिस्कस कराता हूं बच्चों. यहां पर दे रखा है कि डॉलर को लार्ज स्केल पर बेचना चालू कर दिया था. डॉलर को लार्ज स्केल पे बेच रहे हैं, इसका मतलब क्या है? डॉलर की मांग, डिमांड बढ़ गई, तो उसके प्राइस बढ़ गए थे, तो उसको कम करने के लिए हमने बेचना कोशिश करी, है ना? यहां तक क्लियर हो गया? तो डॉलर बढ़ रहा है और रुपी गिर रहा है ना? यहां तक तो क्लियर है? क्लियर है. लेकिन सी में क्या बोला गया है? रुपी बढ़ रहा था. सी में बोला है रुपी बढ़ रहा था, तो ये बात सरासर गलत है. क्लियर हो गया? अब बहुत सही. चलो बच्चों, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 35 की. आज हम बच्चों 40 तक करने वाले हैं. देख रहे हो इसको समझाने में कितना टाइम जा रहा है? यही चक्कर है कि इतने टेढ़े टेढ़े क्वेश्चन लेकर आए हैं. एग्जाम से जस्ट पहले लेकर आए, पता चला एग्जाम में क्वेश्चन आ गए तो बच्चे रोते हुए बाहर निकलेंगे. क्वेश्चन नंबर 35 रीड करते हैं बच्चों. लेट अस अज्यूम करने की बात हो रही है बच्चों. The foreign exchange rate of Indian rupee is speculated to rise in coming months. Foreign exchange rate बढ़ने वाला है, ऐसा माना जा रहा है, ऐसा आंका जा रहा है, स्पेकुलेशन हो रहा है, एग्जैक्ट में अभी नहीं हुआ है. This may lead to many investors holding on their reserves of US dollar.
अगर आपको पता है किसी चीज के आगे चल के दाम बढ़ सकते हैं तो वो चीज अपने आप ज्यादा रखोगे जिससे बाद में महंगे बेच सको, है ना। तो वही चीज इन्होंने यहाँ पे लिखी हुई है कि चलो ये एज्यूम करके रखते हैं कि फॉरेन एक्सचेंज रेट जो है रुपीस का वो बढ़ने वाला है, तो इस वजह से जो डॉलर के जो रिजर्व्स हैं लोग होल्ड करने लग जाएंगे, क्योंकि कोई चीज फ्यूचर में महंगी होने वाली है तो अब अपने पास संभाल के रखोगे ना, कि कल को खरीदना पड़ा तो महंगा पड़ेगा, या फिर कल को महंगा बेच सकते हैं तो पैसा ज्यादा आएगा, प्रॉफिट आएगा, है ना। वही लिखा है यहाँ पे, विच ऑफ द फॉलोइंग थिंग्स विल रिजल्ट इन। तो ऐसा होने से, ऐसा आंकने से कि फ्यूचर में पैसा जो फॉरेन एक्सचेंज है वो बढ़ सकता है, उससे क्या होगा। पी क्या दे रखा है, राइज इन डिमांड ऑफ यूएस डॉलर, क्या यूएस डॉलर की डिमांड बढ़ जाएगी और क्योंकि फ्यूचर में महंगा होने वाला है। यस, ये बात बिल्कुल सही है, पी इज द करेक्ट आंसर। द राइज इन द सप्लाई ऑफ यूएस डॉलर, मांग करेंगे तो ऑब्वियस सी बात है सप्लाई भी बढ़ना चालू हो जाएगी, बिल्कुल सही। तो क्यू इज ऑल्सो द करेक्ट आंसर। एंड एक्चुअल डेप्रिसिएशन ऑफ आईएनआर, क्या हमारा रुपी डेप्रिशिएट हो जाएगा, एक्चुअली नहीं होगा बच्चों। बच्चों ऊपर ही लिखा हुआ है, एज्यूम करो, एज्यूम, समझ रहे हो, एज्यूम, एक्चुअल होगा नहीं होगा वो कंफर्म नहीं है, तो आर नहीं होने वाला, ये चीज क्लियर हो गया बच्चों, आर नहीं होने वाला। फॉल इन द डिमांड ऑफ आईएनआर, हाँ ये हो जाएगा, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है यूएस की डिमांड बढ़ जाएगी, डॉलर की डिमांड बढ़ जाएगी, तो रुपये की जो डिमांड है वो कम हो जाएगी। तो पी क्यू एंड एस विल बी द करेक्ट आंसर। क्लियर हो गया ये चीज या नहीं, मैंने कुछ गलत बोल दिया क्या बच्चों, नहीं, पी आर एंड एस करेक्ट आंसर है, मैंने कुछ गलत बोल दिया बच्चों। हाँ बच्चों, सॉरी 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 सॉरी, डॉलर की सप्लाई नहीं बढ़ेगी, डॉलर की सप्लाई नहीं बढ़ेगी, डॉलर की डिमांड बढ़ रही है, तो क्यों नहीं होने वाला, सॉरी सॉरी, क्यों नहीं होने वाला, आर होने वाला है, ठीक है ना। जब डॉलर की डिमांड अपने आप बढ़ना चालू हो जाएगी तो आईएनआर कम हो जाएगा। मैं डॉलर खरीदना चाह रहा हूं, डॉलर खरीद रहा हूं भैया, फ्यूचर में महंगा हो जाएगा तो रुपी देके तो खरीदूंगा, तो मेरा रुपी डेप्रिशिएट हो जाएगा, ठीक है, सप्लाई इंक्रीज नहीं होगी, ठीक है। तो करेक्ट आंसर होगा बच्चों हमारा पी आर एंड एस, ठीक है। तो करेक्ट आंसर होगा बच्चों ऑप्शन नंबर डी, पी आर एंड एस। फ्यूचर में डॉलर के प्राइस इंक्रीज होने वाले हैं तो यूएस डॉलर की डिमांड बढ़ जाएगी, सप्लाई नहीं बढ़ेगी, ठीक है। रुपी डेप्रिशिएट हो जाएगा क्योंकि वो चीज ज्यादा मांग रहे हैं, बेचेंगे रुपी देंगे तो रुपी की सप्लाई बढ़ जाएगी और वो रुपी डेप्रिशिएट हो जाएगा और आईएनआर की डिमांड भी कम हो जाएगी। क्या ये चीज क्लियर हो गया बच्चों आपको, बहुत सही। अब बच्चों बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 36 की। क्वेश्चन नंबर 36 क्या दे रखा है आपको, एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स दे रखे हैं 150 के, इंपोर्ट ऑफ गुड्स दे रखे हैं 200 के, और इनविजिबल आइटम्स दे रखे हैं 20 के। आपको यह बताना है कि नीचे दिए गए ऑप्शन में से कौन सी चीज है जो कि इनकरेक्ट है। आपको एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स दे रखा है, आपको इंपोर्ट ऑफ गुड्स दे रखा है, आपको इनविजिबल आइटम्स दे रखे हैं, तो मैं कंक्लूजन निकाल सकता हूं ये करंट आइटम के, करंट अकाउंट के पार्ट है। करंट अकाउंट के अंदर ही तो क्या आते हैं, एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स, एक्सपोर्ट ऑफ सर्विसेज और इनविजिबल आइटम्स, यही तो आते हैं। तो ये तीनों ऑप्शन किस चीज के हैं, करंट अकाउंट के हैं, है ना। ओके, अब बात करते हैं ऑप्शंस की। आपको ये बताने कौन सी चीज है जो कि गलत है। बैलेंस ऑफ ट्रेड इज अनफेवरेबल फॉर द कंट्री, बैलेंस ऑफ ट्रेड अनफेवरेबल है, इंपोर्ट ज्यादा एक्सपोर्ट से, यस इंपोर्ट ज्यादा एक्सपोर्ट से, तो भैया ए बात तो सही दे रखी है। बैलेंस ऑफ पेमेंट कैन नॉट बी डिटरमाइंड बाय डेटा, हाँ बैलेंस ऑफ पेमेंट हम नहीं निकाल सकते क्योंकि कैपिटल अकाउंट की इंफॉर्मेशन हमारे पास नहीं है, क्योंकि बैलेंस ऑफ पेमेंट के अंदर करंट अकाउंट कैपिटल अकाउंट दोनों आते हैं, ठीक है। ओके, देयर इज अ करंट अकाउंट डेफिसिट ऑफ 30 मिलियन यूएस डॉलर्स, तो बिल्कुल हाँ यहाँ पे 30 मिलियन यूएस डॉलर का डेफिशिएट है, क्यों, क्योंकि आपका एक्सपोर्ट कितने का है 150 का है, इनविजिबल कितने 20 के, तो 170 हो गया, इंपोर्ट कितने के 200 के, तो 170 माइनस 230, तो हाँ भाई करंट अकाउंट डेफिशिएट 30 मिलियन डॉलर का है, तो ये बी सी तो सही है। और डी कैपिटल अकाउंट सरप्लस है 50 मिलियन डॉलर का, बच्चों यहाँ पे कैपिटल अकाउंट की इंफॉर्मेशन तो कहीं दे ही नहीं रखी, ये तीनों इंफॉर्मेशन किसकी दे रखी है, करंट अकाउंट की दे रखी है, तो ऑप्शन नंबर डी विल बी द करेक्ट आंसर, दैट इज इनकरेक्ट स्टेटमेंट। आई होप बच्चों आपको ये चीजें समझ में आ रही होंगी। ओके, अब बच्चों बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 37 की, क्या दे रखा है जरा रीड करेंगे। असर्शन और रीजनिंग है। असर्शन क्या दे रखा है, द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ सुएज कैनाल इंटेंसिफाइड ब्रिटेन कंट्रोल ओवर इंडिया फॉरेन ट्रेड, द यूरोपियंस नो लॉन्गर हैड टू ट्रेवल अराउंड द अफ्रीका टू रीच इंडिया। ये क्या बोल रहे हैं, सुएज कैनाल बनने से ब्रिटेन का जो कंट्रोल है वो फॉरेन ट्रेड पर और ज्यादा बढ़ गया था, बिल्कुल बढ़ गया था। क्यों,
क्योंकि यूरोपियंस को अब अफ्रीका से घूमकर नहीं आना पड़ रहा था। क्या ये बात सत्य है? ये बात सत्य है कि अब डायरेक्टली वो जल्दी जा पाएंगे, अफ्रीका से घूमकर नहीं आना पड़ेगा, लॉन्ग कट से नहीं शॉर्टकट से हो जाएगा। तो यस, बोथ ए एंड आर आर करेक्ट एंड आर एक्सप्लेन्स ए। तो सी ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर। क्या ये चीज क्लियर है बच्चों आपको? बहुत सही, क्लियर, ओके। अब बच्चों बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 38 की, वो भी एक असर्शन रीजनिंग का है। The British introduced railways in India in 1850, which is considered one of the most important contribution. Yes, ये बात बिल्कुल सही है। 1850 के अंदर रेलवे आया था और इसको हम बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन मानते हैं ब्रिटिश का। The British has India's best interest in mind while developing the infrastructure. जब जो इन्होंने जो रेलवे बनाया था या फिर इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी जो बना रहे थे, वो इंडिया के भले के लिए बना रहे थे? ना 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 ना, पाप लगेगा, पाप, झूठ बोलते हुए। ऐसी बात बिल्कुल नहीं थी। तो असर्शन इज करेक्ट, रीजन इज फॉल्स। असर्शन इज ट्रू, रीजन इज फॉल्स, ए विल बी द करेक्ट आंसर। क्या ये चीज क्लियर होगी बच्चों आपको? ओके अब बच्चों बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 39 की। क्वेश्चन नंबर 39 इज द जनरल क्वेश्चन। रीड करते हैं, किसी भी चैप्टर से नहीं, जनरल क्वेश्चन है। इन द स्वदेशी मूवमेंट अगेंस्ट ब्रिटिश स्टार्टेड इन 1905। 1905 के अंदर स्वदेशी मूवमेंट जगा था ब्रिटेन के अगेंस्ट में, जिसमें इंडियंस ने ब्रिटिश गुड्स को छोड़ना चालू कर दिया था इंडियन गुड्स की वजह से। मतलब में कि दे आर ऑप्टिंग फॉर इंडियन गुड्स एंड डिचिंग द ब्रिटिश गुड्स। ठीक है, हम इंडियन गुड्स को यूज करेंगे, ब्रिटिश गुड्स को यूज नहीं करेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग वुड हैव बीन द लाइकली इंपैक्ट ऑफ द मूवमेंट? और ऐसा होने से क्या असर पड़ा होगा? राइज इन इंपोर्ट ऑफ रॉ मटेरियल, फॉल इंपोर्ट फ्रॉम ब्रिटेन, राइज इन प्रोडक्शन ऑफ गुड्स इन इंडिया, राइज इन एक्सपोर्ट टैरिफ। तो आपको यह बताना है पी क्यू आर एंड एस में से क्या क्या हुआ होगा। तो चलिए बच्चों डिस्कस कर लेते हैं। क्या इंपोर्ट बढ़ा होगा? नहीं, इंडिया से तो एक्सपोर्ट बढ़ता था, इंपोर्ट नहीं बढ़ता था। फॉल इन इंपोर्ट फ्रॉम ब्रिटेन, यस, क्योंकि लोग ब्रिटेन की गुड्स खरीदना नहीं चाह रहे थे, इंडियन गुड्स खरीदना चाह रहे थे, तो इंपोर्ट कम हुए होंगे। तो मतलब क्यू इज द करेक्ट आंसर। और बच्चों क्यू सिर्फ एक ही ऑप्शन में, सी ऑप्शन में, तो भैया हमारा आंसर सी ही हो गया। क्लियर हो गया। और राइज इन द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स इन इंडिया, यस, क्योंकि लोग इंडियन गुड्स को ज्यादा प्रेफर कर रहे थे, तो ऑब्वियस बात है उसका प्रोडक्शन भी वो ज्यादा करेंगे। तो सी विल बी द करेक्ट आंसर। क्या ये चीज क्लियर हो गई बच्चों आपको? बहुत बढ़िया। तो सी करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि इंपोर्ट गिर जाएगा और इंडिया में प्रोडक्शन बढ़ जाएगा। एक्सपोर्ट टैरिफ नहीं बढ़ा था, क्योंकि ब्रिटेन एक्सपोर्ट ही तो सबसे ज्यादा करता था, और खुद पे टैक्स लगाएगा नहीं। क्लियर, ओके। अब बच्चों बात करते हैं आज का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 40, जो कि एक और असर्शन और रीजनिंग बेस्ड है। तो चलिए बच्चों डिस्कस कर लेते हैं। इन द कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, कैपिटलिस्ट का मतलब क्या होता है? हमारी प्राइवेट इकोनॉमी, मार्केट इकोनॉमी, फ्री इकोनॉमी। प्राइवेट एंटिटीज ओन रिसोर्सेज, वेयर इन सोशलिस्ट इकोनॉमी रिसोर्सेज आर ओन बाय स्टेट। यस, सोशलिस्ट के अंदर गवर्नमेंट ओन करती है। सोशलिस्ट का मतलब होता है सेंट्रलाइज प्लान, और कैपिटलिस्ट मतलब मार्केट इकोनॉमी, फ्री इकोनॉमी। तो बिल्कुल बात एकदम सही बोली है। कैपिटलिस्ट के अंदर हमारे प्राइवेट एंटिटीज होते हैं, सोशलिस्ट के अंदर हमारी गवर्नमेंट होती है, स्टेट होती है। ओके। In socialist economy, it is assumed that government knows the exact needs of the people. ये बात भी बिल्कुल सही है। सोशलिस्ट इकोनॉमी में एज्यूम किया जाता है कि गवर्नमेंट को आप सबसे बेहतर पता है कि किसको किस चीज की जरूरत है। बट क्या दोनों बातें आपस में लिंक्ड हो रही हैं? नहीं, दोनों बातें आपस में लिंक्ड नहीं हो रही हैं। असर्शन रीजन दोनों सही हैं, बट वो एक दूसरे को एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे। तो ऑप्शन नंबर डी विल बी द करेक्ट आंसर। यस, बोथ असर्शन रीजनिंग ट्रू, बट आर डजंट नॉट एक्सप्लेन ए। क्या ये चीज क्लियर हो गई बच्चों आपको? ओके तो बच्चों ये था हमारा आज का सेशन, पार्ट 2 ऑफ इकोनॉमिक्स एडिशनल प्रैक्टिस क्वेश्चन इशूड बाय सीबीएसई। आज हमने करे क्वेश्चन नंबर 21 टू 40। कल आएगा लास्ट पार्ट, जिसका हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 41 टू 60। ठीक है, तो चलिए बच्चों आपसे लेते हैं हम विदा, आपसे मुलाकात करेंगे अगले सेशन के अंदर। टिल देन बहुत बहुत पढ़ाई करिए, 3 तारीख को आपका इंग्लिश का पेपर भी है। ठीक है, ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर इंग्लिश एग्जाम एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर रेस्ट ऑफ योर एग्जाम। पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए और अपने सेहत का ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत, टाटा, बाय बाय।